हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा आप सभी को पता है अब जो एग्जाम होंगे 2021 के अंदर होंगे, और जो हमारी ये रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है वो सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए चल रही है। तो सीए वाले जो बच्चे हैं उनका मई और नवंबर के अंदर अटेम्प्ट होगा 2021, और सीएस और सीएमए वाले बच्चों का जून और दिसंबर के अंदर अटेम्प्ट होगा 2021। अब इसके अंदर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि हमारे एग्जाम के अंदर आएगा। अगर आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं, सीएस का एग्जाम दे रहे हैं, सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं 2021 के अंदर आपने प्लानिंग कर रखी है, तो हमारे एग्जाम के अंदर जो एक्ट पूछा जाएगा वो फाइनेंस एक्ट 2020 पूछा जाएगा। अब आप कहोगे सर हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो स्टूडेंट एक बात आपको डिस्क्लोज कर दूं, इनकम टैक्स के अंदर हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं। इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है? हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं। अभी जो फरवरी आने वाला है 2021, तो उसके अंदर भी बजट आएगा। ठीक है जी, 2021 का बजट पेश होगा, और बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल होता है वो होता है हमारा फाइनेंस बिल। तो जो हमारे एग्जाम के अंदर जो बच्चे 2021 के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो 2020 एप्लीकेबल होगा। तो इसके अंदर जो असेसमेंट ईयर होगा, असेसमेंट ईयर कौन सा लिया जाएगा? 2020, 21, 22, और प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2020 और 21, जिसके अंदर जो हमारी इनकम टैक्सेबल होगी वो इनकम हमारी टैक्सेबल होगी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। तो जैसा कि सारे स्टूडेंट्स को पता है, जितने भी बच्चे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं, और बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि सीएस डबलईटी के अंदर स्टूडेंट्स ने आग लगा दी है। जो बच्चे पास हुए हैं, वंस अगेन दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा उन बच्चों को, सीएस डबलईटी के, जिन स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम पास किया है और अब नेक्स्ट लेवल पे आप जंप कर चुके हो। तो स्टूडेंट इस मोटिवेशन को खत्म नहीं होने देना। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, जो हमारा पहला चैप्टर था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड हमारा चैप्टर था रेजिडेंशियल स्टेटस। सेकंड जो हमारा चैप्टर था रेजिडेंशियल स्टेटस। और थर्ड चैप्टर के अंदर आपको पता है इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं, जिसके अंदर हमने हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद हम सबसे बड़ा जो हेड है हमारा सैलरी, वो हम कवर अप करेंगे। तो सर आज किस चीज की क्लास हमें प्रोवाइड करवा रहे हो? बेटा आज आपको एक रीकैप करा रहा हूं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का एक रीकैप करा रहा हूं। तो जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बच्चों आपको इनकम टैक्स के अंदर अपडेटेड लेक्चर्स देखने हैं। आपको इनकम टैक्स के अंदर अपडेटेड लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा फाइनेंस एक्ट आने वाला है वो 2020 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर का मैं पूरा रिकैप करा रहा हूं आपको।
और जिन बच्चों को हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा नंबर है स्टूडेंट 9560005440। तो जो बच्चा सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, सीएमए कर रहा है, तो स्टूडेंट पूरे आपको अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। और एक बात की मैं आपको गारंटी दे दूं, आपने हमारा कोर्स परचेज कर लिया, अगर आपको सिंगल डे कभी भी आपको ऐसा लगा कि हमने आपको ईमानदारी से नहीं पढ़ाया है, ठीक है जी, हमने मेहनत नहीं की है पढ़ाने के अंदर, और आपको स्टूडेंट मजा नहीं आ रहा पढ़ के, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर हमें आपके लेक्चर्स देख के मजा नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट जो भी फीस आपने पे की होगी वो आपको इंटायर फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट एक चीज बताना चाहूंगा, दोबारा से बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है जी। जब भी आप किसी की क्लास लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस फैकल्टी को कहें, उस टीचर्स को कहें कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रायल या डेमो क्लासेस दें, जिससे कि हम लोग ये डिसीजन ले पाए कि हमें इस फैकल्टी से क्लास लेनी है या नहीं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, और पहले ही बता दूं ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये मैं ओनली रिकैप करा रहा हूं, डिटेल डिस्कशन आपको मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर मिलेगा। सबसे पहले यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात आ रही है, तो हमें बताया गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इसको मैं स्किप कर रहा हूं। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि टैक्स क्या है। एक लैटिन वर्ड है टैक्सो, उसका मतलब होता है रेट ऑफ टैक्स। और इनकम टैक्स के जो रेट ऑफ टैक्स दिए हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि जो इनकम टैक्स के रेट ऑफ टैक्स दिए हैं वो कहां पे दिए होते हैं, तो फाइनेंस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स के रेट ऑफ टैक्स दिए होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं होते। तो ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये सभी को पता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, हाँ जी, जिसका इंपैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन सेम पर्सन के ऊपर होता है। थोड़ा सा मैं लीगल वर्डिंग्स यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स अगर सेम पर्सन के ऊपर है तो उसे डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। मतलब कि जो टैक्स का बर्डन है आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। दोबारा यहां पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको बताना है स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सभी को पता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी क्या है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स। अब कई बार जब मैं जीएसटी पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सीए डे था स्टूडेंट 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी इनफोर्स हुआ था, तो मोदी जी ने बोला था जीएसटी है गुड एंड सिंपल टैक्स। तो कई बार मैं अपनी क्लास के अंदर जब जीएसटी स्टार्ट करता हूं, जीएसटी की जर्नी स्टार्ट करता हूं, तो मैं बच्चों से फुल फॉर्म पूछता हूं, बच्चे बताते हैं सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं कहता हूं
कि आपने फुल फॉर्म तो सही बोली है, पर कानून में कहां लिखा है, मुझे ये बताओ, लॉ के अंदर कहां लिखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा जो मेरे इनकम टैक्स के व्यूअर्स हैं, मुझे कमेंट करके बताएं कि जीएसटी जो ये वर्ड है, ये जीएसटी लॉ के अंदर कहां पे डिफाइन है। क्योंकि स्टूडेंट, जब तक वो लॉ के अंदर डिफाइन नहीं होगा, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जीएसटी की फुल फॉर्म। क्योंकि हमें एक एक वर्ड को यहां पे इन डेप्थ के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे रिकैप कराना है पूरा चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाई आर टैक्स लेवीड, टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि भैया भारत सरकार को पैसा चाहिए डिफेंस के ऊपर। कभी भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नाम भी हम लोग ले सकते हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, भाई लड़ाई हो सकती है। ठीक है ना, तो डिफेंस के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, रोड हैं, डैम है, हॉस्पिटल्स हैं। तो इन सब के लिए सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। पावर टू लेवी टैक्सेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है, इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। तो आर्टिकल 265 सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, तो एक बार मैं स्पीड में बता देता हूं। तो आर्टिकल 265 बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई टैक्स लगा ही नहीं सकते जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर शेड्यूल है, और आर्टिकल 246 कहता है, सब्जेक्ट मैटर्स, वो सब्जेक्ट मैटर्स जिनके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हमें बताई गई है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, जिसमें इनकम टैक्स का जो मैटर है वो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82। और स्टेट लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया है, एंट्री नंबर 46। क्योंकि कई बार आ जाता है कि जो एग्रीकल्चर की जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, एंट्री नंबर 46। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कि जो हमारा इनकम टैक्स है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पे स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि हम लोग इनकम टैक्स का लॉ पढ़ रहे हैं। ये बेनिफिट में अपने यूट्यूब के अंदर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है राजेश नेगी क्लासेस, उसके अंदर जो व्यूअर्स हैं उनको ये मैं बेनिफिट दे रहा हूं कि आप यहां पे देखें किस तरीके से क्लास होनी चाहिए इनकम टैक्स की। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है एक एक वर्ड के ऊपर, तो दोबारा बताना चाहूंगा, ओनली ये रिकैप दे रहा हूं मैं। तो इनकम टैक्स का जो लॉ है, लॉ के अंदर एक्ट भी आपको पढ़ाया जाता है, आपको फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना होता है, इनकम टैक्स रूल्स भी आप लोग पढ़ते हैं, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, तो भाई इनकम टैक्स एक्ट आपको पता ही है कि जो ये इनकम टैक्स एक्ट है पार्लियामेंट से बन गया था। ठीक है जी, लोकसभा राज्यसभा वही कहानी, प्रेसिडेंट ने साइन किया और ये इन्फोर्स हो गया 1 अप्रैल 1962 से। मैंने पूरा लॉजिक बताया हुआ है क्लास के अंदर, ये 1962 से क्यों एप्लीकेबल हुआ। टोटल इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद जितनी भी डेफिनेशन है स्टूडेंट, वो सारी की सारी सेक्शन 2 के अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, बाकी ये डिटेल के अंदर सारे बच्चे जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं उन सबको पता है। हम लोग सबसे पहले सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन के बाद सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा। ठीक है जी, प्रोवाइसो, प्रोवाइडेड दैट। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, इलिस्ट्रेशन, वो सारा मैंने आपको बता रखा है। अपेंडिक्स आता है लास्ट में,
तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता रखी है, एक सेक्शन को पढ़ा कैसे जाता है। और सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस बता रखी है। प्रोवाइजो में और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। बाकी अगर किसी बच्चे को चाहिए तो बच्चा डिमांड कर सकता है मुझसे, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पे, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंस एक्ट की। तो अब जो हमारा एग्जाम होगा 2021 के अंदर, कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, हाँ जी 2020 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। असेसमेंट ईयर में आपको बता चुका हूं, असेसमेंट ईयर 21, 22 और प्रीवियस ईयर जो होगा हमारा 2021। और फाइनेंस एक्ट कैसे होता है फॉर्मेशन इसका, सबसे पहले जो बजट है, बजट के अंदर एक बिल है फाइनेंस बिल, ये पार्लियामेंट में पेश होता है, दोनों हाउस से पास किया जाता है, ठीक है जी। और दोनों हाउस से इस बार आपको पता ही है निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को जितने भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चेंजेस थे वो सारे यहाँ पे डिस्क्लोज किए थे। तो इनकम टैक्स के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं, और लास्ट में इसे असेंट दे दी जाती है, प्रेसिडेंट अपने साइन कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंस एक्ट के अंदर टोटल अगर फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। जो पार्ट 1 है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या दिया होता है, हाँ जी पार्ट 1 के अंदर जो फाइनेंस एक्ट है उसके रेट ऑफ टैक्स दिए हुए, तो जो भी हमारा करंट असेसमेंट ईयर होगा उसके रेट ऑफ टैक्स दिए होंगे जो कि हमारी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जो भी इनकम हम प्रीवियस ईयर के अंदर अर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो क्या करना होता है, टैक्सेस पे करने होते हैं। जैसे ये फाइनेंस एक्ट 2020 है, जब लास्ट टाइम आया था ये बजट, तो हमने जो इनकम अर्न की उसके ऊपर ये रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल कराए गए। उसके बाद पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 के अंदर टीडीएस के रेट दिए होते हैं। पार्ट 3 के अंदर अगर पार्ट 3 देखें तो एडवांस टैक्स के रेट दिए होते हैं, ठीक है जी। और सैलरी का जो टैक्सेशन होगा वो किस तरीके से होगा, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है पार्ट 1 के अंदर क्या दिया होता है, तो पार्ट 1 के अंदर रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं, पार्ट 2 में टीडीएस का होता है, पार्ट 3 के अंदर एडवांस टैक्स और सैलरी का दिया होता है, और पार्ट 4 के अंदर रूल्स बताए हुए हाउ टू कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद सारे बच्चों को पता है रूल्स कौन बनाता है, हाँ जी रूल्स बनाने की पावर सीबीडीटी को है। सेक्शन 295 में सीबीडीटी को पावर दी हुई है। तो सीबीडीटी क्या करती है, रूल्स बनाती है। और रूल्स जो है, रूल्स वर्ड का क्या मतलब है, ये जो रूल्स है इस वर्ड का क्या मतलब है, हाँ जी तो रूल्स वर्ड का क्या मतलब है, एक प्रोसीजर है कि भैया आपको क्या करना है। अगर मान लो कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है ना, तो रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म होगा, तो वो रूल्स में बताया है। अगर आपका जो इनकम टैक्स है, टोटल जो आप इनकम निकालते हो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता है, वो सारी कैलकुलेशन रूल्स के अंदर बताई होती है। जैसे आप लोग कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो कंपनी एक्ट में बोल दिया कि भाई कंपनी है चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसको अपनी क्या करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग करानी। क्या करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग करानी। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग कराने का प्रोसीजर है वो किस में बताया होता है, रूल्स के अंदर वो डिस्क्लोज किया होता है। तो उसी तरीके से हम लोग इनकम टैक्स में रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स के अंदर हम लोग कौन सा फॉर्म फाइल होना है, ठीक है जी, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके सीखते हैं। बाकी डिटेल डिस्कशन इसका हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सर्कुलर्स की बात करें, हाँ जी, तो सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या करती है, सर्कुलर्स इशू करती है टाइम टू टाइम। सीबीडीटी अगर कोई भी हमें डाउट आ रहा है, जो भी एक्ट के अंदर प्रोविजंस लिखे हैं उनसे रिलेटेड अगर हमें कोई डाउट आ रहा है तो सीबीडीटी क्या करती है, उसका सर्कुलर इशू करती है। और ये जो सर्कुलर इशू किए जाते हैं ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं।
तो सर्कुलर्स किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं? डिपार्टमेंट के ऊपर, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। अगर एसएससी को ये बेनिफिशियल लग रहे हैं सर्कुलर्स, तो वो इनका बेनिफिट ले सकता है। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, ठीक है। तो अगर हमें लग रहा है किसी भी प्रोविजन के अंदर, प्रोविजन का मतलब एक्ट के अंदर किसी सेक्शन में चेंज आ गया, ठीक है जी, तो उसकी नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी। एंड सीबीडीटी इज आल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड द रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट by issue the notification and which are binding on department as well as SSC। तो जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों के ऊपर क्या होती हैं? बाइंडिंग होती है। उसके बाद केस लॉ की बात करें तो आपको बताया था मैंने, पूरी एक हिरार्की आपको बताई थी इनकम टैक्स की। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और उसके बाद आपको मैंने बताया था क्वासी कोर्ट है। और यहाँ पे क्वासी कोर्ट का मतलब क्या है? ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल कौन सा इनकम टैक्स में? ITAT, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो मोटा मोटा ये 3 लोग हैं जो डिस्प्यूट हमारा सेटल करते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने पूरी हिरार्की बता रखी है कि सबसे पहले AO होता है, फिर कहाँ आप अपील फाइल करते हैं, तो वो पूरी मैंने हिरार्की बता रखी है। यहाँ पे बस इतना सा ही एडिशन करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा बेटा वो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। हाई कोर्ट ने जो बोला वो उसकी जुडिशंस के अंदर, उस रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर वो चीज एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो 2 पार्ट के अंदर है, एक तो थ्योरी पार्ट के अंदर और दूसरा इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो एक थ्योरी पार्ट है, दूसरा इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया, ये जो आपका चैप्टर 1 है बेसिक इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का, ये 2 पार्ट के अंदर है, एक इसका थ्योरी पार्ट है और एक इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारा लेवी ऑफ इनकम टैक्स। तो पहले ही बता दूं, जो भी आप एक्ट पढ़ोगे, चाहे आप जीएसटी पढ़ो या इनकम टैक्स, तो हमारे टैक्स के अंदर क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही जाके आपकी इनकम क्या होनी है? टैक्सेबल होगी। अगर चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो जाके आपकी इनकम क्या होगी? टैक्सेबल, अदरवाइज आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम टैक्स के अंदर जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 4 है, और जीएसटी के अंदर सप्लाई है, और सप्लाई की बात करें तो सेक्शन 7 CGST एक्ट। आगे जी बात समझ में। तो इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था, टोटल इनकम क्या होती है, टैक्स पेबल, किस इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाता है। तो जो टोटल इनकम निकलती है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। सारी दुनिया से पूछो टोटल इनकम क्या होती है, तो सारे बच्चे बोलते हैं सर 5 हेड की इनकम को प्लस कर दो टोटल इनकम आ जाती है। नालायक हैं, गलत बोलते हैं। सर 5 हेड की इनकम को प्लस करो टोटल इनकम आ जाती है, भाई गलत है ये। 5 हेड की इनकम प्लस करने के बाद 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सेट ऑफ और क्लबिंग के प्रोविजंस लगाते हैं हम लोग। फिर जीटीआई आता है, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद हमें डिडक्शंस माइनस करनी होती है, फिर जाके टोटल इनकम निकलती है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो लिखा हुआ है डिडक्शंस, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग ये डिडक्शंस लेते हैं, इन डिडक्शंस के बाद हमारी टोटल इनकम आती है। ये आप यहां पे देख सकते हो, चार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले 5 हेड की इनकम को प्लस करना है, उसके बाद क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लाई करने, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लाई करने, फिर आपका जीटीआई आएगा, और जीटीआई के बाद डिडक्शन करते हैं, फिर जाके टोटल इनकम निकलती है, और इसके ऊपर टैक्स पेबल होता है। इसके ऊपर क्या होता है? टैक्स पेबल होता है। उसके बाद आगे चले तो सेक्शन 87 कैपिटल ए। तो आप सबको पता है अगर किसी भी एसएससी की इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे 12,500 रुपए तक की मैक्सिमम क्या मिलती है? रिबेट मिलती है। तो मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की वो रिबेट ले सकता है।
उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस जो कि 4% लगाया जाता है, ठीक है। एडवांस टैक्स और टीडीएस, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। एडवांस टैक्स के प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे, टीडीएस के हम लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे, तो बहुत मजा आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम का भी पूरा चैप्टर है हमारा। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एसएससी की डेफिनेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट, पर्सन, पर्सन के अंदर एओपी, बीओआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो डिटेल डिस्कशन लेक्चर के अंदर किया हुआ है। उसके बाद कंपनी, कंपनी क्या होती है ये भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है जी। फॉरेन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके बाद कई बच्चों को इनकम की डेफिनेशन के अंदर कंफ्यूजन होती है, तो मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया हुआ है कि इनकम का मतलब क्या है, ठीक है। अभी यहां पे ये टॉपिक नहीं उठा सकते। उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं बात करूं चलते चलते यहां पे, तो हमारे पास एक पार्ट और आता है इंपॉर्टेंट, इंडिया। तो भाई इंडिया क्या है, तो ये डिटेल डिस्कशन हम लोग जीएसटी और कस्टम लॉ के अंदर उठाते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को जानना है कि इनकम टैक्स के अंदर इंडिया कहां तक कवर किया गया है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं यहां पे, तो स्टूडेंट आपको पता ही है, ये जो हमारा भारत देश है ये इंडिया का मैप है आप मान लो, और ये बेस लाइन है 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। आपको पता ही है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। उसके आगे आप 12 नॉटिकल माइल्स और चले जाओगे, टोटल 24 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा इंडियन कस्टम वाटर। और उसके बाद अगर आप और आगे चले जाते हो 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इनकम टैक्स के अंदर यहां तक इंडिया कवर किया गया है। उसके बाद हाई सी है, पानी है, और कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, बहुत डिटेल डिस्कशन किया है हमने इसका अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अनडिस्क्लोज इनकम, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, अनडिस्क्लोज इनकम कौन कौन सी होती है। और उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जनरल रूल तो यही है, जो भी इनकम हम लोग प्रीवियस ईयर के अंदर अर्न करेंगे उसका जो टैक्स हमें पे करना होता है वो अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर हमें पे करना होता है। बट देयर आर 5 एक्सेप्शंस, टोटल हमारे पास 5 एक्सेप्शन है। तो ये हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। शिपिंग बिजनेस है, नॉन रेजिडेंट का, पर्सन लिविंग इंडिया, ठीक है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, जैसे विजय माल्या तो भाग गया भाई, भगोड़ा निकला, एओपी, बीओआई। पर्सन्स लाइकली टू बी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, तो ऐसे भी पर्सन है जो लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो भैया अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर देते हैं और टैक्स को अवॉइड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। तो चोर है नीरव मोदी, आपको पता ही है, आप नाम ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब लोग, इन सब लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। और डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस जो हमारी 5th एक्सेप्शन है। तो लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद ये सारा थ्योरी पार्ट था स्टूडेंट, तो यहां से आपका पूरा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है रेट ऑफ टैक्सेस से। तो यहां से पूरा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। तो एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, कि प्रैक्टिकल के अंदर फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या चेंजेस आए। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आप सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर।